उसके आगे डिसॉल्व नहीं होगा, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, जहां पे 3 पॉइंट पे ध्यान देना है आपको। फिजिकल स्टेट, देन बॉइलिंग पॉइंट, एंड द लास्ट इज सोल्यूबिलिटी। चलिए बच्चों, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, और वो है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, राइट। चलिए बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको मल्टीपल केमिकल रिएक्शन देने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, बराबर। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये आपका कार्बोक्सिलिक है, राइट। तो यहां से बॉन्ड टूटने से क्या क्या केमिकल रिएक्शन होंगे पहले वो पढ़ते हैं, राइट। चलिए, और जैसे ही बच्चों ये आएगा तो उसमें सबसे पहला आपका हो जाता है एसिडिटी। ओके, तो पहले ये देखते हैं कि वाई दे आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इसका तो नाम ही है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नाम ही है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो एसिड होता है बच्चों, वो एक्टिव मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर इवॉल्व करता है, बस। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसे रिएक्शन करेगा। तो देखो बच्चों, उसमें सबसे पहला है रिएक्शन विथ मेटल एंड अल्कली, रिएक्शन विथ मेटल्स एंड अल्कली, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड react with active metals, they react with active metal, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, राइट। दे आर एक्टिव मेटल्स, उसके साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएगा बच्चों, वो बना देगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो इवॉल्व करना है हाइड्रोजन गैस, एंड इट इवॉल्व विद गैस हाइड्रोजन गैस, इट विल इवॉल्व। चलो क्या रिएक्शन है देखो, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH। इसके अंदर अगर आपने सोडियम मेटल डाल दिया, सोडियम एक्टिव मेटल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिडिक नेचर है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा, एंड यू विल गेट RCOONA, एंड इट विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर सकते हो आप बहुत आसानी से, ये हो गया बैलेंसिंग, राइट। तो ये क्या बना बच्चों, इसको हम कहेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम एल्कनोइड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एंड दिस इज इवॉल्विंग विद गैस हाइड्रोजन गैस। और ये मेटल का एक, ये एसिड का एक टिपिकल प्रॉपर्टी है कि कोई भी कंपाउंड अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है तो वो एसिडिक होता है नेचर में, राइट। चलो दूसरा देखते हैं बच्चों, रिएक्शन विद अल्कली। ओके, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH रिएक्ट विथ अल्कली, अल्कली का मतलब है बच्चों NaOH ले लो आप, या फिर KOH ले लो। इट रिएक्ट विद अल्कलीज, दैट इज NaOH और KOH, तो क्या बनाएगा इससे ये, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। चलो एग्जांपल लेते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है। RCOOH रिएक्ट करो NaOH के साथ, चलो एक एसिड एक बेस, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा RCOONA, और क्या करेगा वो, वाटर बनाएगा। तो ये टिपिकल रिएक्शन है बच्चों, एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में यहाँ पे अलग कलर से लिखने वाला हूँ ताकि आपको वो ख्याल रहे। RCOOH रिएक्ट विथ alkali carbonates, it react with alkali carbonates and hydrogen carbonates, alkali carbonates as well as alkali hydrogen carbonates to evolve CO2 gas, to evolve CO2 gas, right? Okay, that is RCOOH. if you make it react with sodium hydrogen carbonate, okay, ये बेसिक होता है नेचर में, तो it will give you the salt RCOONA plus H2O plus CO2, this is important, plus CO2, राइट। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस से रिएक्ट करता है, एक तो एक्टिव मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा,
और अगर वो कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में CO2 गैस इवॉल्व करेगा। अब सवाल ये है कि इसको अलग क्यों लिखा? तो अलग इसको इसलिए लिखा बिकॉज अगर आपने फिनॉल लिया और फिनॉल का अगर आप रिएक्शन करा रहे हो NaHCO3 के साथ, तो फिनॉल कोई रिएक्शन नहीं करता है, फिनॉल कोई रिएक्शन नहीं करता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर NaHCO3 डाला है तो हमने जस्ट देखा इट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, सॉरी इट इवॉल्व CO2 गैस, बबल दिखेगा आपको CO2 गैस का। तो बाय दिस रिएक्शन you can separate और you can identify कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन से आप क्या कर सकते हो बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड आइडेंटिफाई तो नहीं कहूंगा, यू कैन डिटेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? क्योंकि देखो इसके आगे वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ फिनॉल भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता था, फिनॉल NaOH के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा था। बट फिनॉल जो है वो बहुत ही वीक एसिड है, तो वो NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता था, ये हमने आगे वाले चैप्टर में पढ़ा था, राइट? बट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो NaHCO3 के साथ CO2 गैस इवॉल्व करेगा एंड दैट इज व्हाट वी रिक्वायर, राइट? तो ये हो गया बच्चों आपका पहला पॉइंट। चलो अब मैं बात करूंगा दूसरे पॉइंट के बारे में इसी पर्टिकुलर केस के अंदर, राइट? दैट इज हाउ इट रिएक्ट विद वाटर, राइट? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड dissolve in water to form resonance stabilized, to form resonance stabilized carboxylate ion. To form what? To form resonance stabilized carboxylate ion. What does it mean? Okay, चलो ये आपका RCOOH है, make it react with water, right? Now we know that कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, वो अपना H प्लस वाटर को दे देगा, खुद बन जाएगा RCOO, ये हो जाएगा आपका O माइनस एंड वाटर विल बिकम H3O प्लस। अब ये जो आपका RCOO माइनस बना है ना बच्चों, ये रेजोनेंस स्टेबिलाईज हो सकता है बिकॉज यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इस पाई में से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास लेगा और ये ऑक्सीजन जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया था H के पास से, वो कहाँ रखेगा? बॉन्ड में रखेगा, राइट? तो दिस इज वेरी इजीली यू कैन सी दैट सिस्टम इज इन कॉन्जुगेशन। बहुत आसानी से आप देख सकते हो कि ये सिस्टम कैसा है बच्चों? कॉन्जुगेशन में है। तो अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया तो ये हो जाएगा नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड एंड दैट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल चार्ज। पहले यहाँ से H को दे दिया गया H2O के पास, राइट? तो ये बन गया आपका RCOO माइनस। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, दैट इज रेजोनेंस इन द सिस्टम। ऑक्सीजन यहाँ से पाई के इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा और ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख देगा एंड यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, राइट? एंड दिस इज द रेजोनेंस स्टेबिलाइज, ये स्टेबिलाइज आपका कार्बोक्सिलेट आयन है, और इज इट स्टेबिलाइज कार्बोक्सिलेट आयन, दिस इज स्टेबिलाइज कार्बोक्सिलेट आयन, राइट? चलो नाउ इसके लिए अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो बच्चों तो क्या लिख सकते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट आता है ना आपको, these are the products divided by reagent, है ना? दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट where this water concentration always remain constant। तो अगर आप जैसे ही वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो कि कांस्टेंट होता है, ये आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में सीखा होगा, अब जैसे ही इस कांस्टेंट को के इक्विलिब्रियम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे ना, मैंने H2O को ऊपर मल्टीप्लाई किया, इसे हम कहते हैं Ka। Ka इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। Ka क्या होता है बच्चों? Ka होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। इक्विलिब्रियम चैप्टर जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको आता होगा ये सब कुछ, राइट? विल फॉर्म RCOOH, ठीक है? तो ये है आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। चलो बच्चों, ये Ka का वैल्यू इतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता एक्सप्रेस करने के लिए, राइट? तो इसीलिए हम क्या करते हैं? Pka लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं भाई? Pka लिखते हैं, बहुत सिंपल है। तो Pka क्या होता है बच्चों? Pka होता है माइनस लॉग टू द बेस 10। P का मतलब ही होता है पोटेंस, पोटेंस मतलब माइनस लॉग टू द बेस 10। किसका वैल्यू करना है आपको? Ka का, राइट? अब एक बात ध्यान में रखेंगे, हमेशा के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to value of Ka,
देखो जिसका Ka ज्यादा होगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट, उतना ज्यादा वो आयोनाइज होगा, उतना आपको स्ट्रेंथ मिलेगा एसिड का, है ना। एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pka। ये मैंने आपको 11th में भी करवाया था कि किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके Ka के, या फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके Pka के। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pka। ये बात ध्यान रखना, एंट्रेंस एग्जाम में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हजारों बार पूछे जा चुके हैं। हॉट फेवरेट टॉपिक है कि अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, वो आपको पता होना चाहिए सिंपल लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करेंगे कि नॉर्मली Pka वैल्यू अगर आप बात करोगे HCl के लिए कितना होता है। एक और बात मैं लिखूंगा यहाँ पे बच्चों के, मोस्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, चलिए ये पॉइंट आपका बाद में आएगा, पहले लिखेंगे हम कि जो HCl होता है ना, उस HCl के लिए आपका Pka वैल्यू होता है -7। कितना होता है बच्चों HCl के लिए Pka वैल्यू होता है -7। और अगर आप ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे ना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है CF3COOH। सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड है CF3COOH, जिसका Pka वैल्यू है, which has a Pka value 0.23, right? CF3COOH has CF3COOH has a Pka value 0.23. Okay, if you write about the benzoic acid, कुछ वैल्यूज आपको याद रखना है। तो बेंजोइक एसिड का जो Pka वैल्यू है दैट इज 4.17। बेंजोइक एसिड हैज अ वैल्यू ऑफ Pka is equal to 4.17। and if you go with acetic acid CF3COOH, तो एसिडिक एसिड का Pka वैल्यू तो उससे भी ज्यादा है, मतलब वो उससे भी वीक एसिड हो जाएगा। देखो Pka जितना ज्यादा होगा ना उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है, राइट। ओके, तो आई कैन से कि दिस CF3COOH is the strongest organic acid, remember this, CF3COOH is strongest organic acid। इससे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एसिड नहीं मिलेगा, ऑर्गेनिक में नहीं मिलेगा, राइट। चलिए अब एक रेंज लिखेंगे बच्चों Pka का, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अगर Pka का वैल्यू -1 से भी कम है, ओके, Pka का वैल्यू कितना है, चलो हम एक काम करते हैं, छोटा सा स्केल जैसा बना लेते हैं यहाँ पे। लेट्स मेक अ स्मॉल स्केल लाइक दिस, बन जाए यार, ठीक है। अभी भी क्रॉस है, मैंने ऊपर लिखा हुआ क्रॉस है शायद। Okay, fine. So let's say this is the value of Pka -1. It is the value of 5. It is the value of 15. And then more than 15, right? चलो अगर Pka का वैल्यू बच्चों -1 से कम है तो उसे हम कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहते हैं उसको हम? वेरी स्ट्रॉन्ग, या उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। Pka वैल्यू -1 से कम है तो उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। Pka का वैल्यू -1 से, Pka का वैल्यू आपका -1 नहीं, 1, हाँ। Pka का वैल्यू अगर आपका 1 से 5 के बीच में है तो उसे हम कहेंगे मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग। क्या कहेंगे उसको? हम कहेंगे मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड। राइट अगर 5 से 15 के बीच में है आपका वैल्यू, Pka का वैल्यू 5 से 15 के बीच में, तो उसे हम कहेंगे वीक एसिड। 5 से 15 के बीच में तो उसे कहेंगे वीक एसिड। और अगर Pka का वैल्यू 15 से भी ज्यादा हो गया तो उसे हम कहेंगे वेरी वीक एसिड। क्या कहना है फिर आपको उसको? वेरी वीक एसिड। तो दिस इज द वेरियस वैल्यूज फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड Pka। ठीक है, क्वाइट सिंपल थिंग। चलिए बच्चों, अब अगर आप बात करोगे एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। तो जो मिनरल एसिड होते हैं ना, मिनरल एसिड का मतलब है HCl H2SO4। मिनरल एसिड का मतलब क्या होता है भाई? HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है। दे आर डेफिनेटली मोर एसिडिक कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बट कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल और फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, और फिनॉल से कम एसिडिक होता है अल्कोहल, राइट। ओके, तो ये आपको ख्याल रखना है बच्चों। मिनरल एसिड HCl H2SO4 ये तो सबके बाप है, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल, और सबसे कम एसिडिक होता है नेचर में अल्कोहल। अब हम एक सवाल का जवाब देंगे कि क्यों ऐसा, फिनॉल क्यों कम एसिडिक है, इसका जवाब देंगे। वाई?
phenol is less acidic than carboxylic acid. Why phenol is less acidic than carboxylic acid? चलो इसका रीजन क्या है, क्यों फिनॉल जो है वो कम एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में, ठीक है, लेट्स सी दैट. सो इफ यू सी, एक मिनट, चलिए, इफ यू विल सी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH व्हेन इट विल रिएक्ट विद वाटर, जैसे अभी हमने जस्ट देखा, इट विल गिव यू RCOO minus ion, right? This is what it is going to give you, and this is resonance stabilized, right? और साथ में आपको H3O plus मिलने वाला है. On the other hand, if you have phenol, when phenol react with water, you will get phenoxide ion, है ना? H plus को निकाल दो, बाकी बचा ऊपर आपका होगा phenoxide ion. क्या होगा ऊपर? इस तरह से होगा phenoxide ion. अब यहाँ पे ये जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है ना, दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल. कैसा है आपका कार्बोक्सिलेट आयन जो है ना वो ज्यादा स्टेबल है. क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो नेगेटिव चार्ज है ना वो खाली कहाँ पे आना है? ऑक्सीजन के पास ही आना है. क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है इट इज ओनली विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन. इट इज ओनली विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, राइट? ओके, देखो पहले यहाँ पे आएगा और फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? इधर आने वाला है, राइट? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो अच्छे से क्या हो गया? शेयर हो गया. तो नेगेटिव चार्ज इज शेयर, लिखो यहाँ पे, आप लिख सकते हो डिस्पर्स्ड. नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड इफेक्टिवली. और जितना अच्छे से चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा. एक बार यहाँ से H प्लस निकला, उसके बाद ये चार्ज घूमता रहेगा इधर, तो H प्लस फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि वापस जाऊं कि ना जाऊं. बराबर है? तो यहाँ पे जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल है. तो सवाल ये है कि फिनॉक्साइड क्यों लेस स्टेबल है? क्योंकि फिनॉक्साइड इज लेस स्टेबल. इसका रीजन है कि फिनॉक्साइड के अंदर जब आप रेजोनेंस करते हो ना बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन पेयर पहला ऑक्सीजन के पास है, फिर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आता है, अगर आपको ख्याल हो तो, ऑर्थो पे. फिर रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा पे आता है. फिर रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ऑर्थो पे आता है. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ घूमता रहेगा? बेंजीन रिंग में घूमता रहेगा. एंड द थिंग इज कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास आएगा ना, रिंग में तो कार्बन है सारे. अब कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो कार्बन इतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर को हैंडल नहीं कर पाएगा. कार्बन इतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर को हैंडल नहीं कर पाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज is on less electronegative. It is on less electronegative carbon atoms, right? Which is not handled effectively, you can write, or you can write here the negative charge is not dispersed that effectively. Negative charge is not dispersed very effectively. नेगेटिव चार्ज इज नॉट डिस्पर्स वेरी इफेक्टिवली. नेगेटिव चार्ज इतना अच्छे से डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है. मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है? मोर स्टेबल है. तो यहाँ पे आप लिख दोगे बच्चों के ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ, 2 मार्क का आपका थियरी हो गया. हाँ, कार्बोक्सिलेट आयन कंपेयर टू phenoxide ion, compared to phenoxide ion, your carboxylic acid is more acidic than phenol. Carboxylic acid is more acidic than phenol. I hope it is clear to you. चलिए बच्चों, अब बात करेंगे what is the effect of substituents. Let's see. Effect of substituents.
तो एक बात मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताई थी, चिल्ला चिल्ला के बताई थी कि एसिडिटी इज ऑलवेज इंक्रीज बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि तुम्हें ख्याल रहे कि हाँ भाई सर कुछ चिल्ला रहे थे ऐसा जोर जोर से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ऑलवेज increase the stability and electron donating group always decrease the stability। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा भाई, स्टेबिलिटी को डिक्रीज। क्या स्टेबिलिटी है, एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ऑलवेज इंक्रीजिंग द एसिडिटी एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलवेज डिक्रीज द एसिडिटी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अब इसका रीजन लिखेंगे ना। तो रीजन ये है बच्चों के, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगा ना, इट हेल्प्स to disperse the charge, right? Or you can write it is helps to stabilize the conjugate base. It is helping in stabilizing the conjugate base by, it can have two effect। electron withdrawing group है तो electron withdrawing वो inductive effect से भी कर सकता है, मतलब माइनस आई, या फिर वो रेजोनेंस से भी कर सकता है। तो इट कैन बी withdrawing the electron either by negative inductive effect or by negative resonance effect, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, ये क्या करेगा पता है, बैंड बजा देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई भी हो सकता है या प्लस आर भी हो सकता है। आई होप आपको पता है ये आई क्या है और आर क्या है। आई ऑपरेट बाई, आई कैसे ऑपरेट करता है, आई इज ऑपरेट बाई सिग्मा बॉन्ड। वो सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है, उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। एंड आर इज ऑपरेटिंग बाई पाई बॉन्ड। ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन पेयर या जो लोन पेयर जाता है ना, उसकी वजह से जो इफेक्ट बनता है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ये आपने 11th में सीखा होना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत अच्छे से ख्याल होना चाहिए इसके बारे में, बराबर। चलो अब देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें से H प्लस निकल के कार्बोक्सिलेट आयन बन चुका है, और इसके साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, हम चाहते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज को जितना बने उतना शेयर कर दिया जाए, तो वो स्टेबल हो जाएगा। अगर एक ही जगह पड़ा रहा नेगेटिव चार्ज तो एच आके जुड़ जाएगा वापस, एसिडिटी कम हो जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इन दो ऑक्सीजन के बीच में तो शेयर हो ही रहा था, तो मैं इसको इन जनरल ऐसे लिख दूंगा, ये दो ऑक्सीजन के बीच में शेयर हो रहा था ना, और डबल बॉन्ड आपका ऑल्टरनेट होता रहेगा। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, राइट। कि आपका जो कार्बोक्सिलेट आयन था वो ऑलरेडी इस तरह से था, है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आया, ये भी तो इलेक्ट्रॉन को खींचने में मदद करेगा। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो दो ऑक्सीजन पे तो है ही, बट साथ साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप भी अपने साथ शेयर करेगा, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये EWG क्या करेगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप करेगा, हेल्प्स टू, यू कैन से डिस्पर्स नेगेटिव चार्ज, इट हेल्प्स टू डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज, इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब उससे उल्टा, ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन है। अब अगर यहाँ पे बच्चों को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया तो वो तो और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज दे दिया, मतलब यहाँ पे कितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो वो तो बहुत आसानी से किसी भी H प्लस को वापस पकड़ सकता है फिर। तो एसिडिटी कम हो जाएगी अगर H प्लस को पकड़ लिया तो वापस, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इट इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलेट आयन, इट इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलेट आयन, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एसिडिटी को घटाता है। कुछ कॉमन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको बता देता हूँ बच्चों। कुछ कॉमन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में सबसे पहला आता है आपका NO2, फिर आते हैं सारे कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के अंदर है। EWG विड्रॉविंग, NO2 CO,
राइट। उसके बाद फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सबकी इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव होती है। और भी ग्रुप्स है, हमने बात करेंगे उसके बारे में। चलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में होता है आपका अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या मिथॉक्सी ग्रुप। राइट, ये जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब ये लोग आएंगे ना तो कार्बो, आपका जो भी कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा ना ये वाला, वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो गया तो फिर आपकी बेस एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे लिखा है बच्चों, द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन इंक्रीजिंग एसिडिटी। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ सम ग्रुप, इफेक्ट ऑफ some group in increasing acidity, इफेक्ट ऑफ सम ग्रुप इन इंक्रीजिंग एसिडिटी। एक बात ध्यान रखना बच्चों, एसिडिटी इंक्रीज करने में सबसे ज्यादा किसी का बाप अगर कोई है ना तो वो है CF3। क्योंकि तीन तीन फ्लोरीन है और तीनों के तीनों फ्लोरीन स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितना इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। मतलब जो नेगेटिव आपका है कार्बोक्सिलेट, वो कितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। राइट। चलो, उसके बाद आता है बच्चों NO2 का इफेक्ट। NO2 इज ऑल्सो वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, अच्छी खासी इफेक्ट होगी उसकी भी। उसके बाद आता है साइनाइड, CN। राइट। उसके बाद आता है बच्चों फ्लोरीन। फ्लोरीन से कम इफेक्ट है क्लोरीन, उससे कम इफेक्ट है ब्रोमीन, उससे कम इफेक्ट है आयोडीन, और सबसे कम इफेक्ट होती है फिनाइल रिंग की। सबसे कम इफेक्ट किसका होता है बच्चों? फिनाइल रिंग का होता है। ठीक है। चलो, ध्यान रखना है बच्चों, सारे के सारे -I ग्रुप है। ये सारे के सारे कैसे ग्रुप है? ऑल आर -I। और इन सारे -I ग्रुप में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है CF3 और सबसे कम स्ट्रॉन्ग है फिनाइल रिंग। चलिए बच्चों, एक बात अभी और, एक पूरा सीरीज लिखेंगे हम एसिडिटी का। ओके, लेट्स राइट सीरीज ऑफ एसिडिटी, सीरीज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो देखिए, विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर मोस्ट पॉइंट। हम सबसे बॉटम से शुरू करते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। इफ इट इज CH3 CH2 COOH, आई एम गिविंग यू द कंपैरिजन and you need to compare it with CH3 COOH, बोलो which is more acidic। okay, what I can see here is यहाँ पे COOH के साथ एक CH3 है, यहाँ पे COOH के साथ लॉन्ग चेन है, और ये जो लंबा चेन होता है ना, कार्बन चेन, तो नेचर में होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कार्बन चेन क्या होता है भाई? कार्बन चेन तो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी वजह से इसकी एसिडिटी कम रहेगी। चलो, अगर आप CH3 को कंपेयर करोगे विथ C6H5CH2CH3, if you compare it with C6H5CH2COOH, नाउ कंपेयर बोथ ऑफ दिस। तो यहाँ पे खाली CH3 है आपके पास, जो आपका होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पे साथ में C6H5, दैट इज फिनाइल रिंग। और फिनाइल रिंग होता है नेचर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आने की वजह से ये कंपाउंड जो है वो CH3COOH से ज्यादा एसिडिक है। राइट। चलो, उसके आगे चलते हैं बच्चों। अगर सीधा का सीधा आपका COOH बेंजीन रिंग के ऊपर ही है, बेंजोइक एसिड है, यू कैन सी इट इज बेंजोइक एसिड, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही आपका C6H5 जो है वो COOH पे लगा हुआ है। देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जितना पास में होगा उतना फायदा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का काम है एसिडिटी को बढ़ाने का। राइट। तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख के दूं, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ कंपाउंड, ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच इज मोर एसिडिक। तो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल सी के ग्रुप कौन सा है, तो आई कैन सी फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज -I ग्रुप, जो मुझे चाहिए, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, वो मुझे चाहिए। अब एसिडिटी बढ़ाने के लिए -I ग्रुप हमें रिक्वायर्ड है, तो -I जितना पास में होगा उतना एसिडिटी ज्यादा होगा, -I जितना दूर जाएगा उतना एसिडिटी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे -I पास में है, तो दिस कंपाउंड इज मोर एसिडिक। सो हियर योर -I इज क्लोजर टू COOH। इसी तरह से बच्चों, अगर +I ग्रुप है तो दूर होना चाहिए। +I हमको नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमें नहीं चाहिए एसिडिटी के लिए, तो वो दूर होना चाहिए। वो जितना दूर होगा उतना एसिडिटी ज्यादा रहेगा। ठीक है। चलो, हम इस सीरीज पे आते हैं वापस। C6H5 के बाद है बच्चों, ओके, इसके आगे आपको सीरीज कंटिन्यू करना है, यू हैव टू कंटिन्यू द सीरीज। ठीक है। नाउ योर कंपाउंड इज Cl CH2 CH2 COOH। चेक इट आउट।
अब यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चों, क्लोरीन आया, और क्लोरीन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है कंपेयर टू फिनाइल रिंग, इट इज समवॉट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, तो इसीलिए वो ज्यादा एसिडिक रहेगा। चलिए उसकी जगह पे अगर डायरेक्ट आ रहा है बच्चों HCOOH, अब यहाँ पे क्या है पता है, देखो अब मेरी बात सुना ध्यान से, भले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आया है एक क्लोरीन, बट साथ में तो दो कार्बन थे ना पहले, तो साथ में तो दो कार्बन थे, अब यहाँ पे वो कार्बन ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज मोर एसिडिक। आपको पूरा सीरीज जो है वो याद तो नहीं रखना है, बट जब एग्जाम में आएगा तो आपको कंपैरिजन करना होगा, तो आपको इस तरह से देखना है इसको, ठीक है। चलिए नाउ इफ यू हैव Br CH2COOH, चलिए Br इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ठीक है। उससे ज्यादा होगा बच्चों Cl CH2COOH, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी इसको, हाँ। उसके बाद आएगा आपका FCOOH, राइट, दिस इज FCOOH। ना यू कंपेयर, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है ना भाई, नो, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन में से अगर आप तीनों को कंपेयर करोगे, इफ यू कंपेयर दिस थ्री, तो जो आपका फ्लोरीन है ना वो कैसा होता है, थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। देखो ये रहा आपका सीरीज, देखो सीरीज में फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन से आगे है, राइट। तो अगर कंपाउंड में फ्लोरीन है तो वो ज्यादा एसिडिक रहेगा, यू कैन सी हियर फ्लोरीन है, इसलिए कंपाउंड कैसा रहेगा, ज्यादा एसिडिक रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन कैसा, इट इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कंपेयर टू ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। चलिए बच्चों और थोड़ा ऊपर चलते हैं, अब कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप आए, जैसे कि CnCH2COOH, बात ही खत्म। Cn तो बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप में था, देखो ये रहा Cn का ऑर्डर, देखो ये रहा Cn, राइट, जो बहुत आ गया था माइनस आई में, तो इसीलिए उसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा रहेगी। चलिए उसका बाप आया NO2 CH2COOH, राइट। चलो फिर अगर दो क्लोरीन आ गए तो और फायदा है आपको, यहाँ पे देखो दो क्लोरीन आ गए, एंड क्लोरीन आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, राइट। ओके, तीन क्लोरीन आ गए तो और फायदा। और अगर तीन तीन क्लोरीन की जगह पे तीन फ्लोरीन आ गए तो खेल ही खत्म हो जाएगा, ये तो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड CF3COOH, ये हमने पहले ही देखा था कैसा है भाई, ये तो नेचर में स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड CF3COOH, ये तो एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये CF3COOH। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग्स, राइट। तो एक बार मैं अलग कलर लेके आपको पूरा ओवरव्यू देता हूँ इसका। तो यहाँ पे बच्चों CF3COOH है, आपके पास कौन सा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है। यहाँ पे भी Cl3COOH है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, बट क्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो ज्यादा एसिडिक है। यहाँ पे दो क्लोरीन है, माइनस आई ग्रुप है बट दो ही क्लोरीन है, यहाँ पे तीन क्लोरीन है इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। आप समझ समझ में आना चाहिए आपको ये। मैं वापस यहाँ पे लिखूंगा बच्चों, एसिडिटी के लिए हमें चाहिए माइनस आई ग्रुप्स, हमें एसिडिटी के लिए माइनस आई ग्रुप चाहिए, जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा फायदा एसिडिटी में। ओके, यहाँ पे NO2 है, माइनस आई है, बट यहाँ पे साथ में दो क्लोरीन थे इसलिए ये ज्यादा एसिडिक रहेगा। मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा ऑर्डर दिया है। ओके, यहाँ पे Cn है, Cn भी माइनस आई है, बट Cn और NO2 कंपेयर करोगे तो NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, एंड दैट इज व्हाई इट इज मोर एसिडिक। चलो Cn के बाद यहाँ पे फ्लोरीन है, अब आप कंपेयर करो बच्चों फ्लोरीन एंड Cn को, तो फ्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू Cn, यू कैन सी Cn ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद फ्लोरीन आता है, इसलिए एक ही फ्लोरीन है तो वो इतना ज्यादा एसिडिक नहीं रहेगा। फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके बाद एसिडिटी में क्लोरीन का नंबर आएगा, उसके बाद ब्रोमीन का नंबर आएगा, राइट। उसके बाद आ गया HCOOH, और इसके बाद अगर आप देखोगे ना तो सारे के सारे प्लस आई ग्रुप चालू हो रहे हैं, यू कैन सी हियर CH2CH3 प्लस आई ग्रुप है। ओके, यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग है खाली, माइनस आई ग्रुप, ओके। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, एक एक चीजों को ध्यान दो, इसको और इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो इसमें खाली इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है माइनस आई वाला, जो बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे क्लोरीन है, और क्लोरीन तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, देखो कहाँ फिनाइल और कहाँ पे क्लोरीन, है ना। तो इसीलिए क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से, भले बीच में कार्बन का चेंज है, बट ये क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से एसिडिटी ज्यादा होता है, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द एसिडिक स्ट्रेंथ। इसके बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में आने वाले हैं कि अरेंज करके दिखाओ एसिडिटी बेसिसिटी में, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपको तीन एरोमेटिक कंपाउंड दे रहा हूं,
एक है मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, एक है खाली बेंजोइक एसिड, और एक है नाइट्रोबेंजोइक एसिड. यू कैन सी. एंड माय क्वेश्चन इज अरेंज इन इंक्रीजिंग पीके. अरेंज इन इंक्रीजिंग पीके, ऐसे ही गूगली फेंकी जाएगी एग्जाम में आपके ऊपर. अरेंज इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पीकेए. पीकेए के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो, ऐसा अगर आपको पूछा तो क्या करोगे? कोई बात नहीं, मुझे पूछा है इंक्रीजिंग पीकेए. अब मुझे एक चीज पता है भाई कि एसिडिटी और पीकेए को इतना एक दूसरे के साथ बनता नहीं है, दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है. तो मुझे ऐसा पूछा है पीकेए शुड बी इंक्रीजिंग, मतलब एसिडिटी शुड बी डिक्रीजिंग, क्योंकि इनवर्स है ना. इनवर्स है तो मुझे क्या करना है, मुझे अरेंज करना है पीकेए इंक्रीजिंग का मतलब हो जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग. पीके इंक्रीजिंग का मतलब है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या करना है, डिक्रीज करना है. क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें डिक्रीज करना है. चलो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करना है. अब यहाँ पे तीनों कंपाउंड में ग्रुप चेक कर लेते हैं कौन कौन से ग्रुप से ऊपर, ताकि आपको थोड़ा ख्याल आ जाए. OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप प्लस आई में था, इसके पास कोई ग्रुप ही नहीं है. NO2 माइनस आई में था. माइनस आई ऑलवेज ज्यादा फायदा करता है, तो क्योंकि इसमें माइनस आई ग्रुप है मतलब ये होगा मैक्सिमम एसिडिक. इसमें प्लस आई ग्रुप है मतलब ये होगा मिनिमम एसिडिक इन 3 गिवन कंपाउंड्स. राइट. चलो एसिडिक मैक्सिमम है मतलब इसका पीके कैसा होगा, मिनिमम होगा, बिकॉज पीके एंड एसिडिक नेचर आर इनवर्स. सिंपल सी बात है. तो अगर एसिडिक मैक्सिमम है तो पीके कैसा होगा, इसका मिनिमम होगा. और इसका एसिडिक नेचर मैक्सिमम है, सॉरी एसिडिक नेचर मिनिमम है, तो इसका पीके कैसा होगा, मैक्सिमम होगा. तो आपको जो पूछा गया है अरेंज करो इंक्रीजिंग पीके में. राइट. तो सबसे कम पीके किसका रहेगा, जो सबसे ज्यादा एसिडिक है. सबसे कम पीके किसका रहेगा, जो सबसे ज्यादा एसिडिक है. राइट. तो इंक्रीजिंग पीके, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है आपका, नाइट्रोबेंजोइक एसिड. कौन है भाई, नाइट्रोबेंजोइक एसिड. उसके बाद कौन आएगा, खाली बेंजोइक एसिड. राइट. और आप लोगों को इंक्रीजिंग अरेंज करना है ना. राइट. और सबसे ज्यादा पी के वैल्यू किसका होगा, मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड का. कितना होगा, मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड का होगा. राइट. द वैल्यूज आर आल्सो गिवन. इसका पी के वैल्यू है 3.41, बेंजोइक एसिड का होता है 4.19 एंड मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड का होता है 4.46. तो ऐसे गुगली आप पे फेंकी जाएगी. राइट. तो आपको ख्याल रहना चाहिए बच्चों कि मुझे पीके को इंक्रीज करना है मतलब एसिडिक को डिक्रीज करना है. एसिडिक को डिक्रीज करना है, याद रखो. पीके को इंक्रीज करना है मतलब एसिडिक को डिक्रीज करना है. राइट. ओके. एसिडिक को डिक्रीज करना है तो सबसे ज्यादा एसिडिक सबसे पहले रहेगा, मतलब माइनस आई ग्रुप वाला पहले रहेगा, फिर धीरे 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 एंड में आएगा प्लस आई, क्योंकि प्लस आई वाला सबसे कम एसिडिक होगा मतलब उसका पीके सबसे ज्यादा होगा. सबसे कम एसिडिक मतलब उसका पीके कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा. दिस हाउ यू कैन अंडरस्टैंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक छोटी सी बात बच्चों, आखिरी आज के टॉपिक के लिए, दैट इज नॉर्मली अगर विनाइलिक और फिनाइल ग्रुप अटैच to COOH will increase the acidity. They will increase the acidity though they have plus R effect. Right. Due to more electronegative sp2 hybrid carbon. More electronegative sp2 हाइब्रिड कार्बन. तो मतलब क्या है, देखो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास विनाइलिक ग्रुप है, विनाइलिक मतलब डबल बॉन्डेड है ना, उसके साथ COOH लगा हुआ है. अगर विनाइलिक के साथ बच्चा लोग COOH ग्रुप लगा हुआ है तो यू कैन सी दिस सिस्टम इज अंडर रेजोनेंस. राइट. कैसे रेजोनेंस में, देखो तो डबल बॉन्ड के बाजू में आपके पास एक और डबल बॉन्ड है. तो ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ले और ये विनाइलिक ग्रुप क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दे.
मतलब जो विनाइलिक ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर दे के रेजोनेंस कर रहा है, मतलब ये प्लस आर इफेक्ट है। समझ रहे हो ना? ऑक्सीजन ने अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, बराबर, तो बदले में ये कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, बराबर। मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है भाई? ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये तो एसिडिटी कम होना चाहिए इसका, तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट ये एक्चुअल में ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि आपका ये वाला जो कार्बन है ना विनाइलिक का, दिस कार्बन इज sp2, और sp2 कार्बन कैसा होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है ना, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब उसके पास माइनस आई इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन को खींचने का, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस आई इफेक्ट दिस कंपाउंड्स आर मोर एसिडिक। ऐसा ही सेम आपको देखने मिलेगा फिनाइल रिंग के अंदर। फिनाइल रिंग में भी ऐसा ही होगा बच्चों। ये जो आपका कार्बन है ना, ये कैसा होगा? sp2 होगा, और वो क्या करेगा? स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, राइट। ओके, एंड भले वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कैटेगरी में आ रहे हैं, बट sp2 हाइब्रिड कार्बन के होने की वजह से they are able to withdraw the electron density, right, and that's why they are having more acidic carboxylic acids. ओके, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट था बच्चों विनाइलिक और फिनाइलिक ग्रुप के लिए, राइट। वो एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, भले ही वो प्लस आर ग्रुप क्यों ना हो, बराबर। तो इंक्रीज क्यों करेंगे? बिकॉज दे हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 हाइब्रिड कार्बन। स्टेटमेंट पूरा कर लो। विच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन टू इंक्रीज एसिडिटी। चलिए बच्चों, उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये एसिडिटी वाला जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया है। टकाटक आपको ये पूरा एसिडिटी वाला टॉपिक आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हॉट फेवरेट टॉपिक है पूछा जाने के लिए। इट इज वन ऑफ द हॉट फेवरेट टॉपिक टू बी आस्क्ड इन एग्जाम, राइट। देख लो अच्छे खासे पेज का है ये एसिडिटी। एक स्लाइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, चलो मैंने अच्छे से आपको बाइफरकेट करके ही पूरा लिखवाया है। ओके, तो आई होप कि आप जब नोट्स में लिखोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रिपेयर द टॉपिक, राइट। ओके, चलिए, तो अभी इसके बाद आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस बाकी है जो आसान आसान से रिएक्शन है, एंड फाइनली योर चैप्टर विल बी ओवर आफ्टर दैट।